नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मिथिलांचल के एक प्रसिद्ध गांव रांटी। रांटी गांव अपने आप में एक अजूबा गांव है, जो देश दुनिया में इस गांव से लोग परिचित हैं। इसी गांव के इस गांव का इस गांव में ये स्थिति है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन लोग महिलाएं हैं यहाँ पद्मश्री अवार्ड से विभूषित हैं। ये महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता और एक और इस पिछले साल दुलारी देवी को यहाँ मिल चुका है। रांटी गांव विद्वानों का गांव है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है यह गांव। यहाँ मुख्यमंत्री भी आए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता और बुद्धिजीवीगण लोग आते जाते रहे हैं इस गांव में। फ्रंटलाइन टीम की भी ताल्लुकात इस गांव से रही है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि इस गांव को मिली है, समस्त महिला समाज मिथिलांचल और बिहार को मिली है। चंदना दत्त एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। काफ़ी मिलनसार स्वभाव के हैं, काफ़ी योग्य हैं और रांटी मिडिल स्कूल में शिक्षिका हैं। पिछले 17 वर्षों से ये वहाँ पढ़ा रही हैं। इनकी पढ़ाई, इनके काम करने की तौर तरीका की हर सर्वत्र सराहना हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी सबों की नज़र में इनकी योग्यता, इनकी कार्यशैली की चर्चा होती है। अभी हमारे साथ हैं चंदना दत्त जी। सबसे आइए उनसे करते हैं कुछ बातचीत। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में चंदना जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का, जो आपने मुझे इस योग्य समझा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए लोगों को। मेरा नाम चंदना दत्त है। मैं डॉक्टर नित्यानंद लाल दास जी मेरे पिता थे, जो अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष थे। फॉरबिसगंज कॉलेज अररिया जिला में था और उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है अनुवाद के लिए। उन्होंने वो अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु रिटायरमेंट के बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रचनाओं की मैथिली में अनुवाद किया। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम की रचना इनलाइटेड माइंड का उन्होंने मैथिली अनुवाद किया था, प्रज्वलित प्रज्ञा, और विंग्स ऑफ फायर का अग्निक पाएँ, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। उन्होंने भारत के संविधान की मैथिली में अनुवाद किया है। संत तिरुवल्लुवर का मैथिली तिरुकुरल नाम से भी उन्होंने अनुवाद किया। तो ये उनका भी भरपूर योगदान रहा हमारी शिक्षा दीक्षा में। मैं 5 भाई बहन में सबसे छोटी हूँ। मैं एक भाई मेरे हैं और 4 बहनें हैं। अभी मेरी बहन नूतन बाला है मधुबनी में, उन्हें भी राज्य पुरस्कार इस बार मिला है मधुबनी पेंटिंग के लिए। और ससुराल में यहाँ भी बहुत अच्छा वातावरण मुझे मिला। मेरे दादा ससुर स्वर्गीय रमापति दत्त जी ने हाई स्कूल जितवारपुर में बनवाया हुआ है, तो यहाँ भी शिक्षा का माहौल था। यहाँ मेरे ससुर जी थे, उनकी अलमारी में मुझे बहुत विश्व प्रसिद्ध रचनाएं पढ़ने को मिली। तो मैं हमेशा शिक्षा से जुड़ी रही और हमारा परिवार जो है, मेरे पति का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि तुम अपना जो भी प्रयास है वो करती रहो। उसके लिए कभी उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया। और मेरे बच्चों को बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। मेरी बेटी ने अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग से ग्रेजुएशन किया है और मेरा बेटा अभी मैट्रिक में पढ़ रहा है, परीक्षा दिया है, अभी पास किया है। तो ये मेरा परिवार जो है, हम लोग यहाँ पर संयुक्त परिवार में रहते हैं। मेरे भैया और मेरी जेठानी जो हैं, वो उनके भी 2 बच्चे हैं। वो लोग उन्होंने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा मधुबनी से की है और आज बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने पढ़ाई कर रही है और दिल्ली में जाकर भी अच्छा उन्होंने अपना किया है। और यहाँ मैं गाय भी पालती हूँ, किसान भी हैं हमारे घर में, किसान खेती भी होती है, तो ग्रामीण वातावरण भी है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं गांव में अब नहीं रहती, मेरा क्षेत्र अब शहरी क्षेत्र हो गया है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि हम गांव को शहर में बदल दिए। ये बहुत अच्छा है और मेरा गांव भी बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ कि यहाँ हर वर्ग की महिलाएं अपने कार्य में लगी हुई हैं, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, कोई आंगनवाड़ी में है, कोई शिक्षिका है। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। और सभी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कि आप लोग मेरे यहाँ आए। मेरा गांव तो सचमुच बहुत महिला सशक्तिकरण का एक अप्रतिम उदाहरण है कि मेरी दादी सास लोग जो हैं, वो इस तरह से जापान जर्मनी जाती रहीं जैसे लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं, वो भी अपनी कला के बल पर।
तो वहाँ मैंने जो आज ये उपलब्धि पाई है तो उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं उस कड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ। मेरी सासू माँ बिमला दत्त, जिन्हें इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया मिला हुआ है, वो भी जापान की बातें जब सुनाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कला जो थी वही उनकी शिक्षा थी, जिसके बल पर वो सुदूर देश घूम आई हैं और उनकी कला का डंका पूरा विश्व में बज रहा है। अब ये बताइए कि ये घोषणा कल हुई है, चारों तरफ चर्चा है, आपकी प्रशंसा हो रही है, लोग आपको जानना चाहते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से ही आप कैसा फील कर रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? घोषणा होने का कुछ भी मिलता है, जब किसी कार्य के लिए आपको सम्मान पुरस्कार मिलता तो अच्छा लगता ही है। मुझे भी बहुत खुशी हुई जब 3:30 बजे मुझे कॉल आया कि आपका चयन हो गया है, तो बहुत खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा आज भी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इसका श्रेय किसे देती हैं? तो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ कि उन्हीं के साथ रह कर के, उनके साथ जो मैंने इतना समय बिताया, उसी के लिए मुझे सम्मान मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए कि आप मैंने एक जनरल टीचर शिक्षिका से, जनरल शिक्षक से आप कुछ अलग हैं, जैसा कि चर्चा है यहाँ। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हैं? जो आपके स्कूल के बच्चे, आपके स्कूल की चर्चा इस मतलब चारों तरफ हो रही है, और आप एक सुदूर देहात में रहने वाली शिक्षिका हैं, गाँव में हैं, और आपको चयन किया गया है भारतवर्ष में जो सर्वोच्च पद है, जो सर्वोच्च चयन किया जाता है, उसमें आपका चयन हुआ। ये सब मतलब आप कैसे कर रही हैं? मेरी नियुक्ति जब रांची में हुई थी, तो मेरा विद्यालय जो है वो सचमुच अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बगल-अगल में जो थे बच्चे, वो प्रथम पीढ़ी के थे जो विद्यालय आने का जिन्हें सौभाग्य मिला था। तो हम लोगों को बहुत होती थी मुश्किल, क्योंकि उस बच्चों को विद्यालय लाना ही सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि उनके माता-पिता जो हैं वो मज़दूर वर्ग के हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, या यहाँ ताड़ी वाड़ी, वो सारे बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। तो उनको बुला के और उनका ठहराव, वही बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने अपने स्तर से, और मेरे विद्यालय में जो है आसपास में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सब्जी वगैरह का काम करते हैं, तो वो सब सुबह चले जाते थे और बच्चे कहाँ रहते हैं उसकी खोज खबर लेने वाले माता पिता घर में रहते ही नहीं थे। तो हमने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को आप विद्यालय में पहुंचा के जाइए, आके थोड़ा सा समय निकालिए, बीच में आके देखिए कि हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे विद्यालय में चार दीवारी भी नहीं है कि हम लोग ताला लगा के बच्चों को रख सकें। और छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उन्हें हम लोग 5 मिनट का समय देंगे ही बीच में निकलने के लिए, तो वो कहीं चले जाते थे, फिर आते नहीं थे। तो हमने उन्हें संगीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से, मधुबनी चित्रकला के माध्यम से उनको गिनती सिखाई, और बहुत तरह से उन्हें इस तरह का माहौल बनाया कि उन्हें कक्षा में मन लगे। बच्चे तभी ठहरेंगे जब उन्हें शिक्षक से कोई डर नहीं हो, भय नहीं हो, वो उनको अपना दोस्त समझें। तो हमने उसी तरह से उनसे बातचीत की। मातृभाषा मैथिली है तो हम मैथिली में ही अंग्रेजी को भी पढ़ाते थे, और इस तरह से तो फिर उनका भी विश्वास जमा और वो अपने बच्चियों को भेजने लगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो बहुत लगन से पढ़ाई भी करती हैं, गीत संगीत में भी आगे रहती हैं, खेलकूद में भी आगे रहती हैं, मधुबनी चित्रकला भी वो मनोयोग से सीखती हैं। तो ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे मुझे मिले हैं पढ़ाने के लिए। अब ये बताइए कि आजकल शिक्षा का ह्रास हो रहा है, जैसा कि चारों तरफ देखा जा रहा है, और इस हालात में आपका ये चयन हुआ है, तो आप अपने शिक्षकों को, स्कूल में जितने भी शिक्षक हों, चाहे हाई स्कूल में हों, चाहे मिडिल स्कूल में हों, या नीचे के स्कूल में हों, अपने शिक्षकों को आप किस तरह के ये देंगे, सलाह देंगे कि अपने बच्चों को किस तरह से ढालें, किस तरह से पढ़ाएं, ताकि वह स्कूल में आने लगे, उनको मन लगे, पढ़ाई में मन लगे, और शिक्षा को समझने लगे वो, जो ये क्या है? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा विद्यालय तो बहुत पिछड़े क्षेत्र में है, परंतु मेरे विद्यालय में जो भी शिक्षकगण हैं, हमारे प्रधानाध्यापक हैं, सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और बहुत रुचि रखते हैं शिक्षा में। तो उन सब का ये रहता है ध्येय कि हमारे बच्चे जो विद्यालय पहुंच गए, उन्हें
एकदम हर कक्षा में अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और जितने भी शिक्षक हैं, सहयोगी हैं मेरे, वो बहुत मनोयोग से बच्चों को पढ़ाते हैं। खेल-कूद जो कराने का होता है, जब वो उसमें भी करवाते हैं और वो निकलते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी शिक्षकों का ये प्रयास होता है कि बच्चे इधर-उधर नहीं घूमें, अपनी कक्षा में बैठे। जैसे भी जो भी सुविधा है, बहुत सुविधा नहीं थी, पहले तो बहुत ही सुविधा नहीं थी, असुविधाजनक वातावरण था। लेकिन अब जब कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से बिल्डिंग बन गई है, तो उसमें सुविधाएं भी आई हैं और बच्चे बहुत खुशी से रहते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग, और सभी शिक्षकों का प्रयास रहता है कि बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करके ही घर जाएं। महिलाओं को एक महिला सशक्तिकरण का भी पूरा चल रहा है चारों तरफ ये, उसमें एक शिक्षित महिला होकर, एक शिक्षिका होकर आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप महिलाओं को, लड़कियों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस गांव में हूँ, जहाँ की बहुत आज से 50 साल पहले से ही महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में मधुबनी पेंटिंग अपनी छाप पूरे विश्व पर छोड़ चुका है। तो मैं बच्चियों को हमेशा, जो अखबार में निकलता है कोई ऐसा समाचार, जैसे अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ, तो वो सारी कहानियाँ मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ कक्षा में पढ़ाई के दौरान, कि जब ऐसा नहीं है कि आपको असुविधा है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अपना कहीं भी आप विश्व में पहुंच सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि हमेशा इतना तुम कुछ सीख लो पढ़ाई के साथ साथ, कि कहीं भी तुम आत्मनिर्भर बनकर रह सको, सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सको। इस वर्ष चंदना दत्त एक निकली है जो पूरा गौरवान्वित कर दी है मिथिलांचल को, प्रदेश को और मधुबनी जिला को, खासकर अपने गांव को, रांची को। तो फिर से कोई और चंदना दत्त निकले, इसके लिए कुछ तो कहें अपने शिक्षकों को, जो आपसे सीनियर भी हों, जूनियर भी हों। कोई ऐसा संदेशा दें जो अपने अंदर इस तरह के आचरण लाएं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई तौर तरीका अपनाई है, जिस पर आपका चयन हुआ है। एक ही चीज़ से तो चयन नहीं होता है, चारों तरफ से आपका आपका लिया गया होगा ये, तब जाके चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। तो कोई संदेशा, कोई ये तो दीजिए आप, जो दूसरी कोई और चंदना निकले। मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि हर साल मधुबनी जिले से एक नहीं, 2 4 जो भी जितना भी है वो निकले, सभी शिक्षिकाओं को ये पुरस्कार मिले। वो अपने स्तर से हमेशा ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के साथ अपना सबसे अच्छा समय बिताएं, उन्हें सिखाएं और साथ-साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी रहें। वही ऐसा है, मैंने रक्तदान भी किया है और महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को मैंने प्रेरित किया था, और वो सभी जा कर के हम लोगों ने रक्तदान किया था। तो रक्तदान के जो भीष्म पितामह हैं डॉक्टर मधुकांत बंसल, उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। मैंने रक्तदान पर एक कथा लिखी थी, तो उन्होंने मुझे रक्तदान सृजन सम्मान से सम्मानित किया था। तो उनका कहना है कि महिलाएं जब एक बार रक्तदान करती हैं तो मैं उसे 3 बार का रक्तदान मानता हूँ, क्योंकि महिलाओं में हमेशा रक्त की कमी ही पाई जाती है। लेकिन वो अगर इतना साहस करती हैं कि देश के लिए मैं अपना रक्तदान दूँ, क्योंकि रक्त जो है वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, वो मानव शरीर में ही बनता है और उससे हम बहुत मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो ये मैंने किया और अपने स्तर से मैंने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया। और तो मैं महिलाओं को कहूँगी कि अपने आसपास को देखते हुए, जो भी समाज में हमारी ज़रूरत है, हम 24 घंटे जागरूक रहें कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो इससे आपकी उपलब्धि अवश्य बढ़ेगी। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आपने पहले भी बता दिया, आप किन-किन लोगों को ये जो अवार्ड, ये जो आपको पुरस्कार मिला है, जो चयन हुआ है, ये कब मिलेगा आपको? ये शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों मिलना है। ये तो जानकारी है, अब कोरोना काल में क्या होगा ये मुझे अभी पता नहीं है। और कुछ विशेष अगर आप बताना चाहें, तो यहाँ की मधुबनी जिला के लोगों को, शिक्षकों को, महिलाओं को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, कुछ अगर आपके अंदर मन में हो, तो उस चीज़ को आप कह सकती हैं, लोगों को संदेश दे सकती हैं।
एक हमेशा से धारणा रही है कि महिलाएं बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि आप अपना काम करते चलिए। अगर मैंने यहाँ विद्यालय में काम किया तो ये मैं पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रही थी। मेरे मन में ये भावना थी कि जिस परिवार के पास बहुत अल्प साधन है, उनके बच्चे ही सरकारी विद्यालय में आते हैं। बाकी अब ये एक चलन हो गया है कि जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है वो प्राइवेट में बच्चों को भेजते हैं। तो हमेशा से मेरी ये धारणा रही है, मैं अपने साथी शिक्षकों को भी बोलती हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनको आप प्रेरित कीजिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। उसमें हमें जो भी मदद करनी होती है हम अपने स्तर से करते हैं। जैसे ये शिक्षक दिवस जो है पहले बहुत प्रचलित नहीं था यहाँ गांव के विद्यालय में, लेकिन उस अवसर पर भी हम लोग बच्चों को समझाते थे, बताते थे। या जो भी जयंती समारोह होता है बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताते थे कि वो भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़े, आप भी बढ़ सकते हैं। तो जो भी काम है मुश्किल कुछ नहीं होता है अगर आप ठान लेते हैं। और अटल जी का जो है रार नहीं ठानेंगे हार नहीं मानेंगे, इसे मुझे अपने जीवन में एक बार अटल जी से माननीय अटल जी से मिलने का मौका मिला, तो मैंने वो मूल मंत्र अपना लिया कि कभी भी मैं हार नहीं मानूंगी। जो भी विषम परिस्थिति रहेगी उसमें जो काम में मुझे मिलेगा वो मैं अच्छे से अच्छे ढंग से करना चाहूँगी। तो ये सबके लिए मैं कहती हूँ कि आप अपना काम करते रहिए। आपको अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करनी है, कर्तव्य करते रहिएगा तो अधिकार मिल ही जाएगा आपको। तो यही मेरा रहता है कि मैं अपने पूरे दिन सबके लिए 24 घंटे ही सास ससुर और जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनको ये श्रेय जाता ही है जिन्होंने मुझ में ये गुण भरा। मेरी माता जी जो हैं वो बहुत लगनशील महिला हैं। उनके परदादा जी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 18 शास्त्र की ग्रंथों की रचना की थी, पंडित महाकवि लालदास। तो उन्होंने शुरू से हम में ये भावना भरी कि हम शिक्षा के प्रति तो पिताजी का था ही जो रुझान रहता था, लेकिन उनमें था कि अपनी मातृभाषा के प्रति भी हम हमेशा जागरूक रहें, पढ़ें। मैथिली में हमने रामायण जो लिखी है मेरे परनाना जी ने वो भी हम पढ़ते रहे हैं, और उनकी बहुत सारी बट सावित्री वगैरह की कथाएं। और उन्होंने उस समय में आज से 100 साल पहले लगभग स्त्री धर्म शिक्षा नाम की ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें स्त्रियों के माध्यम से उन्होंने कथाएं लिखी जो महिलाओं को उस समय खोइंच जो हम मिथिला में देते हैं बेटियों को ससुराल जाते समय, उसमें वो पुस्तकें दी जाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे समाज में महिलाएं साक्षर हमेशा से रही हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि विद्यापति इतने विश्व प्रसिद्ध नहीं होते अगर उनके गीतों को हम महिलाएं अपने कंठ में संजो कर नहीं रखती। अपने गीतों के माध्यम से ही विद्यापति को उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। तो ये महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम अगर एमए बीए पास हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी उन्हें भले ही विद्यालय की शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संजोती थी। कैसे किफ़ायत में काम करना चाहिए और अपने गुण को हमेशा निखारना चाहिए, ये हमने अपनी माँ, दादी माँ, नानी माँ से सीखा है। अपनी सासू माँ को भी मैं देखती हूँ कि वो हमेशा कार्यशील रहती हैं, और जब भी उन्हें समय मिलता है वो तुरंत अपना पेंटिंग बनाने बैठ जाती हैं। तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, उन्हें भी मैं श्रेय देती हूँ। और हमारे बच्चों को तो मैं श्रेय देती हूँ कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनके लगन पढ़ने के प्रति। उनके घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो अगर मैं कह देती हूँ कि होमवर्क बना के लाना तो ज़रूर बना के लाते हैं। तो ये सब सबको मैं अपना श्रेय देती हूँ कि उन्हीं की वजह से मुझे ये पुरस्कार आज प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। ये एक थोड़ा-सा अपना ये बता दीजिए आप, चूँकि आप महाकवि लाल दास की भी चर्चा आपने की है, जो खरोवा के रहने वाले थे। उन्होंने मैथिली रामायण की रचना की है उन्होंने, जो काफ़ी चर्चित है, बहुत बड़े विद्वान थे और मिथिला के एक महापुरुष में उनको गिना जाता है। तो उस परिवार से आप जुड़ी हुई हैं। और भी नहीं मिलते, मुझे भी वो 24 घंटे ही मिलते हैं। बस ये है कि मैं कैसे उसको बचत करती हूँ अपने समय का, कि सब कुछ देखते हुए मैं साहित्य सृजन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मेरी कथा संग्रह है मैथिली में, गंगा स्नान, जिसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पुरस्कार मिला हुआ है। और कविताएँ, कथा, आलेख मेरे दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए हैं।
तो मैं ये सब करती रहती हूँ, इसके लिए मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती, लेकिन जो है जहाँ है, आज बिजली है हमारे गांव में। जब मैं यहाँ आई थी तो उस समय स्थिति ये थी कि जब बिजली आती थी तो बच्चे हमारे टीवी देखने बैठ जाते थे, और जब बिजली चली जाती थी तो वो लालटेन लेके पढ़ने बैठ जाते थे। तो ऐसी स्थिति थी भी। अब तो हम बहुत अच्छे है, रोड है, बिजली है, सब कुछ सुविधा मिल रही है, तो हम यहाँ रहे। मैं कभी गांव में नहीं रही थी आज से पहले, लेकिन यहाँ जब शादी के बाद आई, 2005 में मैं विद्यालय गई, तो मैं हूँ वहाँ पे। कभी भी हमने अपना गुस्सा बच्चों पर नहीं उतारा, उन्हें ये नहीं कहा कि तुम गंदे परिवार से आए हो, गंदे कपड़े, उन्हें सिखाया। तो ये हम हमेशा लगन से करते रहे, और आज बहुत खुशी होती है कि बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं, और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा पुरस्कार है कि बच्चों को हम इतना भी तो सिखा चुके हैं, तो आगे वो सीख जाएंगे। एक बार जब लगन आप लगा दीजिए तो वो फिर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अपना काम करते रहना चाहिए। आपको आगे जो सम्मान मिलता रहे वो आपका अधिकार नहीं है, कर्तव्य आप करिए तो ज़रूर मिल जाएगा अधिकार। बस मेरा यही कहना है कि मैं सबको यही कहती हूँ कि अपना कभी धैर्य मत खोइए और अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। ये थी चंदना दत्त। इन्होंने बेबाकी से, बहुत ही सरलता से अपनी सारी बातों की चर्चा की है। जो जो हमने इनसे सवाल किया है, बहुत ही बेबाकी से, सुंदर तरीका से उसका विश्लेषण इन्होंने की है। ये काफ़ी सौम्य स्वभाव की है, काफ़ी अनुभवी है, योग्य है, और तभी तो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। 5 सितंबर को का इंतज़ार है मधुबनी जिला के लोगों को कि चंदना जी वहाँ जाके पुरस्कृत होंगी, अवार्ड लेंगी, और मिथिलांचल एक बार फिर रांटी गांव से जैसे पहले गौरवान्वित होता रहा है, मिथिलांचल एक बार फिर होने जा रहा है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन पे।